नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी शिवपन शर्मा इस वक्त आपके सामने है। न्यूज रूम लाइव में ढेर सारी खबरें आपके सामने होंगी। देश की सियासी हलचल, मौसम की करवट और विदेशों में इस वक्त क्या पटकथा लिखी जा रही है और उसका असर भारत पर क्या पड़ रहा है, ये तमाम खबरें आपके सामने एक एक कर होंगी, सिलसिलेवार होंगी। लेकिन शुरुआत आज की मुख्य हेडलाइंस के साथ, मुख्य खबरों के साथ करेंगे, क्योंकि आज दिल्ली से जुड़ी हुई पहली बड़ी खबर रहेगी, जहां पर कल देर रात दिल्ली पुलिस पर या एमसीडी के कर्मचारियों पर पथराव हुआ है। दरअसल मामला जो है वो अतिक्रमण से जुड़ा हुआ है। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर वहां पर पथराव हुआ है। पूरी डिटेल में ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल, इसी बीच आगे बढ़ेंगे जहां पर एसआईआर का मुद्दा जो है वो लगातार पिछले कई महीनों से देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल 12 राज्यों में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट जो है वो फिलहाल जारी कर दी गई है। क्या कुछ अन्य अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। इधर बात कश्मीर घाटी की करें तो वहां पर सीआईके ने एक बार फिर से छापेमारी की है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर की तरफ से ये बड़ी छापेमारी की गई है। क्या कुछ पाया गया इस छापेमारी में, किस आधार पर की गई, क्या पूरे पैमाने रहे, पैरामीटर्स रहे, हर एंगल से ये खबर आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इसी बीच बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, जहां पर एक अमेरिकी कंपनी है उसकी तरफ से इस ऑपरेशन को लेकर दावा किया गया है। और दावा क्या है, अगर आप सुनेंगे आप लोग भी हैरान रहेंगे। ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर से काम उठा था। और क्या कुछ अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर थी। और फिलहाल आगे बढ़ेंगे तो बात मौसम की भी होगी। मौसम को लेकर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इसका प्रकोप मैदानी राज्यों में भी देखने को मिल रहा है, यानी मैदानी राज्यों में भी कोहरा बना हुआ है और ठंड ठिठुरन लगातार बनी हुई है। बिल्कुल, तो ये थी वो 5 बड़ी खबरें जिन पर कि हम इन अगले आने वाले 40 मिनट में चर्चा करेंगे। फिलहाल बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। एमसीडी और पुलिस पर जो है वो पथराव हुआ है। एक टीम जो वहां पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी, उन पर पथराव किया गया, जिसके चलते कई पुलिसकर्मी और कई अधिकारी भी घायल हुए हैं। आपको बता दें कि मस्जिद के पास ये अवैध निर्माण था और यहाँ पर जो टीम पहुंची थी इस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए, उन पर पथराव हुआ, जिसके चलते कि कई लोग जो वहां पर मौजूद थे, पुलिसकर्मी और एमसीडी की टीम, वो भी घायल अवस्था में, अब उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। बिल्कुल, देखिए कल देर रात अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम पहुंची, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही यह अतिक्रमण हटाना था, क्योंकि वहां पर मस्जिद का इलाका भी था। ऐसे में जब वहां पर वो इलीगल जो चीजें बनी थी, जो ढांचे बने थे, उसको हटाने के लिए टीमें पहुंची। पुलिस की टीम थी, एमसीडी भी थी। उस वक्त वहां पर भीड़ इकट्ठी होती है और पथराव होता है इन टीमों पर। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, कई अधिकारी इसमें घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। लेकिन मामला काफी गंभीर हो गया है, मामला काफी संवेदनशील स्तर पर पहुंच गया है और अब इस पूरे इलाके को अलग अलग जोन में बांटकर वहां पर बड़े अधिकारियों को तैनात किया गया है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर या जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़े ना और इसका इम्पैक्ट सोशल यानी सोशली समाज पर ना पड़े। इसको लेकर पुलिस की निगरानी लगातार बनी हुई है। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर जब बुलडोजर यहां पर पहुंचे, इस बुलडोजर एक्शन के बाद की तस्वीरें जो है वो बेहद ज्यादा चिंताजनक बन गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से पथराव किया गया। और फिलहाल रात करीब 1 बजे यह अतिक्रमण हटाने की कोशिश की गई। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 17 बुलडोजर से यहाँ पर बने बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और दुकानें जो वहां पर मौजूद थी, मस्जिद के बिल्कुल पास ये पूरा निर्माण किया गया था अवैध तरीके से, इनको गिराने की कोशिश की। लेकिन इनको गिराया जरूर गया, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें थी वो बहुत ज्यादा चिंताजनक थी। और तब वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई और कर्मचारी और पुलिस पर पथराव किया गया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़कर उन्हें खदेड़ दिया। लेकिन सेंट्रल रेंज के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने कहा है कि अभी फिलहाल हालात अंडर कंट्रोल है, अभी फिलहाल स्थिति वहां पर तनावपूर्ण नहीं है। फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने। तुर्कमान गेट, ये सुबह की तस्वीर है जब अवैध अतिक्रमण को हटाया गया कल देर रात को। हाईकोर्ट के आदेश पर जो कार्रवाई हुई है रात को 1 बजे के करीब, उसकी ये ताजा तस्वीरें। और 5 पुलिस कर्मियों का अभी फिलहाल आंकड़ा सामने आया है जो कि घायल हुए हैं, जिन्हें की प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भी पहुंचाया गया है। लेकिन अभी फिलहाल जो पुलिस है और बाकी की जो हमारी एजेंसीज है, उनका ये कहना है, जो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज है, वो कह रहे हैं कि वहां पर जो हालात हैं अब फिलहाल सामान्य है, स्थिति तनावपूर्ण नहीं है। लेकिन कुछ घंटे पहले देर रात को स्थिति जरूर यहाँ पर तनावपूर्ण थी कि पुलिस पर ही पथराव देखने को मिला। बिल्कुल, देखिए ये कुछ तस्वीरें आपने देखी और लगातार आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर चल रही है,
जहां पर कई सारे बुलडोजर आप एक साथ देख रहे हैं और इन्हीं बुलडोजर्स की वजह से वहां पर अवैध तरफ से अतिक्रमण जो किया गया उसको हटाया गया है। भारी मात्रा में यहां पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया है, जिसके बाद लोगों में काफी गुस्सा और आक्रोश देखने को मिला। रात के समय उन्होंने बाहर आकर पथराव किए। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश था, हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कहीं ना कहीं इस तरह से विरोध करना ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में रामलीला मैदान का इलाका, जहां पर मस्जिद और कब्रिस्तान से सटी जमीन से ये देर रात करीब 1 बजे अतिक्रमण हटाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी ने 17 बुलडोजर से यहां बने 12 घर हों या फिर डायग्नोस्टिक सेंटर हों, दुकानें हों, उनको ढहा दिया गया है। तुर्कमान गेट स्थित फैज इलाही मस्जिद के पास जब इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था, तब भीड़ ने कर्मचारियों और पुलिस पर पथराव किया। भीड़ बैरिकेडिंग तोड़कर कार्रवाई रोकने पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर उसे खदेड़ दिया। सेंट्रल रेंज के ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस मधुर वर्मा ने यह भी कहा है कि हालात कंट्रोल में है, लेकिन नजर बनी हुई है, मॉनिटरिंग की जा रही है सीसीटीवी के माध्यम से, और बहुत सारे वीडियोज वहां पर कलेक्ट किए गए हैं, इकट्ठा किए गए हैं। उन्हीं वीडियोज के आधार पर उन तमाम उपद्रवियों की पहचान हो रही है जो रात को उपद्रव फैला रहे थे। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और इस तरह की तस्वीर वहां पर बनी। फिलहाल इलाके को 9 जोन में बांट दिया है और निगरानी जो है वो सटीक बनी हुई है। देखिए, आप सभी लोग को पता है कि कोर्ट के आदेश में हमने ये कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमने रात में शुरू की थी और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, लगभग 4000 स्क्वायर मीटर में स्ट्रक्चर था और रात भर हमारी स्टाफ लगे रहे हैं। लगभग हमने 32 इसमें जेसीबी लगाए हैं और हमारे 4 पोकलेन पाए। अभी डिमोलिशन वेस्ट रह गया है, जो डिमोलिशन वेस्ट हम आज या कल में कोशिश करेंगे इसमें उठा लें। कब्जा लेने में कितना टाइम लगेगा सर इसको? कब्जा तो हमने, अब ये खाली हो गया, कब्जा हमारा हो जाएगा इसमें। हम अब उनको बोलेंगे कि अपना वॉल खड़ा कर लें, जितना एरिया उनका अवेलेबल होता है उनका अपना वॉल खड़ा कर लें। जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे थे, रात को पथराव हुआ था, उसमें लेकर के किसी को चोट वगैरह नहीं, किसी को चोट नहीं आई। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है उसमें और तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। रात को माइक नीचे यार, एमसीडी के स्टाफ आए थे। हाँ। एमसीडी के स्टाफ जेसीबी के साथ आए थे, तो जैसे ही हमें भी इंफॉर्मेशन इन्होंने पास की तो हमने भी अपना फोर्स लगाया। तो पहले ही हम इधर के जो एरिया के लोग हैं, इनफैक्ट जो आरोप जो लगा रहे, इन सबको भी हमने बुलाया था और इनको समझाया भी था कि ये जो कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर का आप 100% कंप्लेंट्स करो और आपके पास ऑप्शन भी, आप कोर्ट में अपील भी डाल सकते हैं। इनफैक्ट कल इन्होंने अपील में भी गया था, अपील में देयर वाज नो स्टे ऑर्डर, तो फिर ऑल पॉसिबल लीगल वेज वेर एक्सहॉस्टेड। लेकिन सर वो तो ये लेट मी फिनिश। देन फिर विद एन एमसीडी टोल्ड कि वी विल गो विद द डेमोलिशन। तो हम लोग इधर आने के बाद 150 के आसपास लोग इधर इकट्ठा हुआ। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर जस्ट क्यूरियस टू नो लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो हम लोग उनको बता दिया कि आप लोग इधर से चले जाओ, ये कानून की कोर्ट की ऑर्डर है, कोर्ट की ऑर्डर भी दिखाए। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वहां से चले गया। 25-30 लोग जो थे, उस जो स्ट्रीट है वहां स्ट्रीट से फिर इन्होंने पुलिस के ऊपर पत्थर मार दिए। उसका वीडियोस भी अभी सोशल मीडिया में है, अगर आपको नहीं मिला तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस को रिटेलिएशन में वी हैड टू यूज फोर्स। उसमें एक्चुअली फोर्स को यूज करके हमने उनको पुश किया। पुश करने के बाद उनको वहां से पुश करने के बाद वी स्टार्टेड द डेमोलिशन। इस प्रोसेस में जब पत्थर फेंका, उस पत्थर फेंकने के प्रोसेस में 5 पुलिसकर्मी इंजर्ड है और इनको हॉस्पिटल में लेके गया एंड देयर इंजरीज आर माइनर इन नेचर। लेकिन सर वो ये कह रहे हैं कि कोई आदेश नहीं था, बिना आदेश की कार्रवाई हुई है। रात में क्यों कार्रवाई की गई, दिन में क्यों नहीं की गई? किसने बोला? ये स्थानीय लोग कह रहे हैं यहाँ पे। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कार्रवाई करने की इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबॉडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज। सर, स्टोन पेल्टिंग केस में क्या कोई एफआईआर हुआ है, कोई डिटेन? वी हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर। तो आपने सुना कि अधिकारियों का क्या कुछ कहना था। उनकी तरफ से बताया गया कि अभी फिलहाल वहां पर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। हमारी संवाददाता गरिमा त्रिपाठी हमारे साथ ज्वाइन कर चुकी है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात है। गरिमा, कल देर रात को बुलडोजर एक्शन होने पर लोगों की तरफ से पथराव किया गया, अभी फिलहाल पूरे एरिया की क्या कुछ सिचुएशन है? जी शिपन, जैसा कि रात के 1 बजे बुलडोजर एक्शन किया गया तुर्क इलाही मस्जिद के तुर्क इलाही ईमान गेट के बगल में
बता दें कि ये कार्रवाई कोर्ट के आदेश पे किया गया है, और पहले 3 महीने पहले ये कार्रवाई करने के कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे एमसीडी को कि 3 महीने के अंदर वो जो अवैध रूप से वहाँ कब्जा किए हुए इलाके हैं उनको पूरी तरह से ध्वस्त करने का, लेकिन और पहले भी लोगों के वहाँ पे मीटिंग्स भी हुए, साथ में वहाँ पे फैजल मस्जिद के भी जो इमाम वगैरह थे उनके साथ मीटिंग हुई इस कार्रवाई से पहले। उसके बाद ये कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक भी पूरी तरह से भीड़ इकट्ठा हो गई जब ये कार्रवाई शुरू की गई, और धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हुई और उसके बाद आक्रामक हो गई, जिसके बाद वहां पे बड़ी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात किए गए। और बता दें कि वो जो पूरा एरिया है वो खास करके ये जो मामला इतना सेंसिटिव हुआ है वो इसलिए हुआ क्योंकि वो बगल में मस्जिद है, तो इस वजह से और मामला जो है सेंसिटिव हुआ। लेकिन मस्जिद को कहीं भी किसी भी तरह की क्षति नहीं हुई है, बल्कि जो मस्जिद के बगल में जो एरिया था वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर वगैरह ये सब बनाए गए थे उन्हें तोड़ा गया है। तो लेकिन अभी भी जिस तरह से वहां पे कार्रवाई की जा रही है, सरकार दिल्ली सरकार भी इस पर दिल्ली सरकार का साफ तौर पे कहना है कि ये जो मामला है कोर्ट के आदेश पे वहां पे ये कार्य किया गया है, बुलडोजर एक्शन किया गया है, ना कि सरकार का इसमें कोई भी हस्तक्षेप है। और साथ ही बता दें कि दिल्ली पुलिस के जो सेंट्रल जोन के कमिश्नर और पुलिस मधुर वर्मा, उनका कहना है कि इस मामले में जो भीड़ थी वो पथराव भी शुरू कर दिए और वो साथ में आक्रामक हो गए, जिसकी वजह से कुछ पुलिस कर्मियों को चोट भी आई। लेकिन उन्होंने बताया कि सीसीटीवी जो फुटेज है उनके माध्यम से उनकी पहचान भी की जा रही है और जल्द ही उनपे कार्रवाई भी की जाएगी। और साथ ही बता दें कि उनका कहना है कि अभी अब पूरी जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, उस पर लगातार निगरानी भी की जा रही है। बिल्कुल गरिमा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, चूंकि आपने कहा कि 3 महीने पहले कोर्ट ने आदेश दिया था इस अतिक्रमण को हटाने के लिए और अब जाकर ये हटाया गया, और इससे पहले नोटिस भी दिया गया था, बातचीत भी हुई थी कोर्ट के ऑर्डर से बाजाबता, उसके बाद भी मामला संवेदनशील बना या मामले को संवेदनशील बनाया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। जी शीतल, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जैसा कि वहां पे मीटिंग हुई और सब वहां पे मीटिंग हुई, वहां पे जितने भी जिन मेंबर्स थे वहां पे वो इकट्ठे हुए, बातचीत हुई, उसके बाद इस तरह का मतलब पथराव होना, इस तरह का हिंसा भड़कना वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वहां पे जो लोग थे वो एग्री करते थे कि क्योंकि उनके पास प्रॉपर पेपर नहीं थे और साथ में जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे वो भी नहीं करा पाए थे, तो उनका भी मानना था कि एक न एक दिन जो कोर्ट का आदेश है वो उस पर कार्रवाई होनी है। लेकिन उस भीड़ में कब कौन लोग उस तरह से भीड़ भड़काने का काम किया है, इसी जांच में पुलिस जुटी हुई है अभी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका गरिमा, ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। गरिमा त्रिपाठी हमारे साथ बनी हुई थी। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ क्योंकि सत्र चल रहा है। आतिशी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो चुकी है। विपक्षी नेता आतिशी पर तंज कसा गया है। बीजेपी ने आतिशी से माफी की मांग की है और कहा है कि आतिशी को चाहिए माफी मांगे। आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और मात्र 3-4 दिन का ही ये शीतकालीन सत्र है और लगातार प्रदूषण के मामले को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार पर हमलावर है। अलग अलग तरीकों से प्रदूषण को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन जब आतिशी का बयान सामने आया तो उसी बयान पर बीजेपी ने आतिशी से वापस माफी की मांग की है। कहा है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। ये शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। थोड़ी देर तक हम आपको सीधे विधानसभा से तस्वीरें भी दिखाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहां पर माहौल किस प्रकार बना हुआ है और आखिरकार जो कार्रवाइयां हैं वो चल क्यों नहीं रही हैं। हंगामे की भेंट हर वक्त विधानसभा या लोकसभा की कार्रवाइयां जा रही हैं। फिलहाल सीधे तस्वीरें आपके सामने, सुनिए जरा क्या कुछ वहां पर चल रहा है। अध्यक्ष जी, बहुत चिंता का विषय है। मेरा अनुरोध है, लवली जी आप अपना स्थान लें। एक बार सब लोग अपना स्थान ले लो, एक बार विषय सामने आ जाए। आम आदमी पार्टी माफी मांगो। मेरा कहना है एक बार स्थान ले लो। आम आदमी पार्टी माफी मांगो। मैं
फिर अनुरोध कर रहा हूँ, एक बार स्थान ले ले और नेता विपक्ष सदन में आ जाए। मैं सदन की कार्रवाई को 10 मिनट के लिए स्थगित कर रहा हूँ और मेरा अनुरोध है नेता विपक्ष सदन में आके अपनी स्थिति स्पष्ट करें। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वहां पर उतरकर प्रदर्शन करना शुरू किया है और विपक्ष के नेताओं पर, खास तौर पर आतिशी पर निशाना साधा और कहा कि आपको जल्द से जल्द माफी मांगनी चाहिए। दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा हो रहा है। तीसरा दिन भी हंगामे की भेंट की तरफ अग्रसर है और हंगामे के चलते स्थगन की कार्यवाही फिलहाल स्थगित कर दी गई है। देखिए, खबर ये आ रही है कि विधानसभा को स्थगित कर दिया गया है और फिर से इस कार्रवाई को यहीं पर रोकना पड़ा और ये कार्यवाही आगे नहीं बढ़ पाई, जिस वजह से एक बार फिर से नुकसान आम लोगों का ही है और मुद्दों का ही है, क्योंकि पहले से जो प्रक्रिया तय की गई थी उसमें कुछ सत्रों को तय किया गया था, सेशंस को इसमें बांटा गया था, उसमें प्रश्नोत्तरी या बाकी अन्य सेशंस को रखा गया था और उन्हीं सेशंस के आधार पर ये पूरी विधानसभा की कार्यवाही या लोकसभा की कार्यवाही चलती है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि देश में इस वक्त हालात वो बने हुए हैं कि कोई भी विधानसभा या कोई भी लोकसभा हो, वो बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पा रही है। नुकसान लोगों के पैसे का, लोगों के टैक्स का सीधे तौर पर हो रहा है। शिफन, बिल्कुल, आपको बता दें कि जहां पर एक तरफ सड़कों पर भी हंगामा देखने को मिल रहा है, कल देखिए किस तरीके से वहां पर पथराव हुआ और अब विधानसभा के परिसर के अंदर भी जमकर हंगामा देखने को मिला और इसका निष्कर्ष ये निकला कि अभी फिलहाल कुछ देर के लिए इस कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली विधानसभा की, जहां पर एक तरफ लोग सड़कों पर आक्रामक है, वहीं दूसरी तरफ ये तमाम विधायक जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो भी किस तरीके से हंगामा काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक बहुत ही कहीं ना कहीं चिंताजनक ये बात है, क्योंकि जिस तरीके से शीतल ने कहा कि चाहे कोई भी विधानसभा का सत्र हो, कोई भी राज्य, कोई भी केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर राष्ट्र स्तर पर अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे, तो ऐसी ही तस्वीरें रिप्रेजेंटेटिव्स की देखने को मिलती है। हंगामा काटा जाता है, ठीक है, मुद्दों की बात होनी चाहिए, लेकिन इन मुद्दों को प्यार से, आराम से बैठकर सुलझाया जा सकता है, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही हैं। फिलहाल हमारे साथ ताबिश कुमार, हमारे संवाददाता, ज्वाइन कर चुके हैं। ताबिश, जहां पर हम देख रहे हैं सड़कों पर लोग आक्रामक हो रहे हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर, खासतौर पर कल की जो तस्वीर हुई, और अब फिलहाल विधानसभा के अंदर भी पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है और निष्कर्ष ये निकला कि विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। बिल्कुल, देखिए, फिलहाल शुरुआत में भी 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया है। सदन में जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो वैल में आ जाते हैं और आतिशी सिंह, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनसे जो है माफी की मांग करते हैं। कल जिस वक्त गुरु तेग बहादुर जी को लेकर के चर्चा चल रही थी, उस वक्त आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदूषण को लेकर के हंगामा किया गया, जिसमें आम आदमी पार्टी के ऊपर ये आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी ने गुरु तेग बहादुर जी का अपमान किया है। पहले से ही ये बिल में था कि किस तरह से इस पर चर्चा की जाएगी, यानी पहले से ही शेड्यूल थी सारी चीजें, उसके बावजूद इस तरह का हंगामा हो, उसको लेकर के आज बीजेपी के जो विधायक थे वो सुबह से ही लगातार जब यहाँ पहुंच रहे थे, जब हम उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम निंदा प्रस्ताव लाने की मांग करेंगे स्पीकर से, और वही हमें देखने को मिला कि एक बार फिर जैसे ही सदन शुरू होता है तो दोनों तरफ से हंगामा होता है। पहले बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो वैल में आ जाते हैं, उनके हाथ में कुछ पैम्फलेट, पर्चियां होती हैं जिस पर लिखा होता है कि आतिशी सिंह, आम आदमी पार्टी माफी मांगे। उसके बाद जैसे ही वो लोग हंगामा करते हैं तो उधर से आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं मांग करते हैं कि प्रदूषण पर चर्चा की जाए। तो इस तरह से दोनों तरफ से कहीं ना कहीं हमें हंगामा देखने के लिए फिलहाल शुरुआत के 10 मिनट के लिए सदन को स्थगित किया गया है। 4 मिनट के बाद सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से दोबारा शुरू होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जिस तरह से आज दोनों ही विधायकों के तेवर नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के विधायक ये कह रहे हैं कि जब तक ये माफी नहीं मांगती हैं आतिशी सिंह, तब तक हम इसी तरह से निंदा प्रस्ताव की मांग करेंगे और इसी तरह से हम सरकार से मांग करेंगे कि सरकार कार्रवाई करे। तो अब देखना बहुत अहम रहेगा कि क्या आगे रणनीति भारतीय जनता पार्टी की रहती है और क्या आम आदमी पार्टी की रहती है। ताबिश, इस घटना से पक्ष और विपक्ष में अंतर क्या बचता है, क्या फर्क बचता है? जहां विपक्ष ने 2 दिन प्रदर्शन किया प्रदूषण के खिलाफ और विधानसभा चल नहीं पाई, आज पक्ष भी सामने आ गया और कहा कि आतिशी को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो तब तक कार्यवाही नहीं होगी, स्थगित कर देना पड़ा। तो फिर अंतर क्या रहा? सदन कौन चलने देगा?
देखिए शीतल, बेल फिर बजी है। इसका मतलब सदन की कार्रवाई एक बार फिर शुरू होने का इंडिकेशन है। इस वक्त फिलहाल बेल बजाई गई है, यानी कि दोबारा से सदन की कार्रवाई शुरू करने का ये इंडिकेशन है। तो अगर बेल बजाई गई, इसका मतलब ये है कि स्पीकर पहुंचे हैं दोबारा से सदन में और दोबारा से कार्रवाई की शुरुआत होगी। लेकिन ये बहुत अहम रहेगा कि कार्रवाई हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो सारे विधायक थे वो अभी सदन के अंदर ही मौजूद हैं। अक्सर ये होता है कि जब सदन स्थगित होता है तो तमाम जो विधायक हैं वो बाहर आ जाते हैं, मीडिया के पास आते हैं या पार्क या गार्डन की तरफ आ जाते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी विधायक बाहर नहीं निकले थे, क्योंकि 10 मिनट के लिए सदन स्थगित किया गया था। और दोबारा से जो है, क्योंकि बेल अलार्म बजाए गए हैं, यानी सदन की कार्रवाई का ये इंडिकेशन होता है जब अलार्म बजाए जाते हैं। बिल्कुल, तो ये इंडिकेशन है कि सदन दोबारा शुरू होगा। लेकिन सदन चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बिल्कुल ताबिश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल उम्मीद यही है कि एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी और उन्हीं मुद्दों को लेकर बात होगी जिन मुद्दों को उठाकर लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से इन तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स को वहां तक पहुंचाया गया है। इसी बीच जरा बात SIR के हवाले से करेंगे, जहां पर 12 राज्यों में SIR ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है और 12 राज्यों के अंदर ये ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर 13% जो वोटर्स हैं वो घट गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा, यानी कि 2.89 करोड़ वोटर्स जो हैं वो फिलहाल घटे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। तो 12 राज्यों के अंदर लगातार SIR की प्रक्रिया जारी थी और अब ये फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है, जिसके अंदर अलग अलग आंकड़े अलग अलग तरीके से सामने आए हैं इन 12 के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं। और SIR का ये पहला चरण 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में संपन्न हो चुका है और पहला ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दिया गया है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कई वोटर्स को काटा गया है। 13% वोटर घटे हैं। कुल मिलाकर 12 राज्यों में 13% वोटर घटे हैं। यानी मान लीजिए 12 राज्यों में 100 वोटर्स हैं तो 13 को हटा दिया गया है, तो एक एवरेज है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2.89 करोड़ वोटर्स को वहां से हटा दिया गया है, वो कट गए हैं। उसमें अलग अलग तर्क चुनाव आयोग ने दिए हैं, किसी की मृत्यु, किसी का परमानेंटली स्थानांतरण या किसी के 2 जगह पर वोटर्स का नाम होना। इसके अलावा और भी अन्य कारण मौजूद हैं जिसके चलते इन नामों को हटाया गया है। 18% सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश से वोटर्स को हटाया गया है और ये बहुत बड़ी संख्या होती है। हालांकि इसके लिए अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं। जिनके ऊपर आपत्ति होगी वो इसमें दर्ज करवा सकता है चुनाव आयोग के समक्ष जाकर। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि इसका राजनीतिक इंपैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा। MP राजस्थान में हर 13वां नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की है, जिसके बाद राजनीतिक हलचल फिर से बढ़ गई है। गौरव पांडे संवाददाता लखनऊ से फोन लाइन पर है। गौरव, जिसका इंतजार था लंबे समय से SIR को लेकर कि ड्राफ्ट लिस्ट सामने आए, इसमें कितने ट्विस्ट होंगे? ट्विस्ट ये है कि मात्र उत्तर प्रदेश से ही 18% वोटर्स को काटा गया है। बिल्कुल, देखिए शीतल, बड़ी खबर है अपने आप में। 18% वोटर जो है वो उत्तर प्रदेश से सिर्फ काटा गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि उत्तर प्रदेश में चौंका देने वाले आंकड़े हैं चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग के द्वारा लगभग जो लोग मृत हो चुके हैं या जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं उनके नामों पर विशेष ध्यान दिया गया है। और अभी भी 6 फरवरी तक अगर किसी को कोई अपडेशन कराना है या कोई त्रुटि है उसको ठीक करा सकता है। 6 मार्च को एक फाइनल लिस्ट फिर चुनाव आयोग जारी करेगा। 12 राज्यों में ये लगातार चुनाव आयोग की ओर से अब तक SIR की प्रक्रिया चल रही थी। रिवीजन के तहत ये देखा गया है कि विपक्ष का भी आरोप था, विपक्ष लगातार हमलावर था कि बहुत से नाम छूट रहे हैं, बहुत से नाम काट दिए गए हैं, अनावश्यक काट दिए गए हैं। तो उसकी एक रिवीजन प्रक्रिया की गई। 2003 के रिकॉर्ड के अनुसार जो नाम शामिल नहीं थे या जो लोग इधर से उधर शिफ्ट हो गए हैं या मृत हो गए हैं, उन सभी पर SIR की प्रक्रिया लागू की करते हुए अब एक लिस्ट जारी की है मंगलवार को चुनाव आयोग ने। अब उस पर अपडेशन के लिए 6 फरवरी और अगर लास्ट फाइनल लिस्ट जो आएगी वो 6 मार्च को आएगी। जी गौरव, देखिए SIR अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हमने बनता हुआ देखा। सड़कें और सदन और ये तमाम चीज़ें हमने देखी। यहाँ पर जो है कई तरीके की बातें उठती नजर आई, विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए गए। लेकिन अब क्योंकि फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जारी हुई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से अलग अलग स्टेट्स की लिस्टें जारी की गई है, अब उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कुछ इसको लेकर बातें उठती नजर आ रही है विपक्ष की तरफ से? देखिए, विपक्ष शुरुआत से ही हमलावर था, आज भी हमलावर है। लगातार ये कहना कि 18% वोटर जो काटा गया है
वो अदर पार्टी का है या ये कहना कि 18% का जो वोटर है उसका प्रयोग सरकार करेगी अपनी वोटिंग लिस्ट में। इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन एसआईआर की जो प्रक्रिया हुई है वो चुनाव आयोग की ओर से कराई गई है। चुनाव आयोग ने विधिवत तरीके से 2 महीने 11 दिन तक लगातार इस प्रक्रिया को किया है। इस प्रक्रिया में जो नाम छूट गए हैं उन्हें शामिल करने के लिए भी प्रोसेस दिए गए थे फॉर्म 6 के अनुरूप। और चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया है इसको लेकर के अब फाइनल लिस्ट भी जारी हो चुकी है। एक और लिस्ट लास्ट में फाइनल होगी अपडेशन के साथ, जो कि 6 मार्च को होगी। सत्ता पक्ष का अपना अलग कहना है, क्योंकि उनके मंत्रियों ने भी एसआईआर की प्रक्रिया को बहुत गंभीर रूप से लिया और घर घर जाकर के एसआईआर प्रक्रिया में लोगों को भाग लेने के लिए भी लगातार कार्य किया। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया क्योंकि अब पूरी हो गई है और इसी बीच में एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, जहां पर कश्मीर घाटी में लगातार सीआईके की तरफ से छापेमार कार्रवाई देखने को मिल रही है। 22 ऐसी जगहें हैं, 22 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर लगातार ये कार्रवाई हो रही है और अलग अलग जगहों पर टेरर फंडिंग मामले में ये छापेमार कार्रवाई, साइबर फ्रॉड और टेरर फंडिंग के ये 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको लेकर ये कार्रवाई हो रही है। डिजिटल डिवाइसेस और जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं अभी फ़िलहाल उन्हें जब्त कर लिया गया है। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर उनकी तरफ से बुधवार को 22 यानी कि 22 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर की टेरर फंडिंग को लेकर और साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार छापेमार कार्रवाई, जिनमें से श्रीनगर में 15 से ज्यादा जगहें शामिल हैं। मात्र श्रीनगर में जो राजधानी है, और ये कार्रवाई कथित तौर पर साइबर फ्रॉड, टेरर फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मेहुल बैंक अकाउंट की जांच के तहत की गई है। अधिकारियों की माने या न्यूज एजेंसीज की माने तो इन्होंने कहा है कि 22 जगहों पर एक साथ तलाशी ली गई है, जिसमें अकेले श्रीनगर जिले में 15 से ज्यादा जगहें शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि छापे एक चल रही साइबर टेरर जांच से जुड़े हैं, जिसका मकसद उन लोगों और नेटवर्क की पहचान करना है जो मेहुल अकाउंट के जरिए अवैध फंड भेज रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि तलाशी के दौरान सीआईके टीमों ने डिजिटल डिवाइस और दूसरे जरूरी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। तो कश्मीर में और कश्मीर के उन तमाम इलाकों में जो भी शक के घेरे में, वहां पर जांच एजेंसीज ताबड़तोड़ कार्रवाइयां, निरंतर कार्रवाइयां कर रही हैं। सीआईके हो, एसआईए हो या बाकी अन्य एजेंसीज हों, पिछले कुछ दिनों से कार्रवाइयां हुई हैं और इन कार्रवाइयों का मकसद है, जिस प्रकार से साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, या कई ऐसे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर उसे बातचीत का, कम्युनिकेशन का मीडियम बनाया जा रहा है और लोगों को जानकारियां लीक की जा रही हैं या फंडिंग की जा रही है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर फिलहाल कार्रवाइयां तेज हो गई हैं, क्योंकि अब मामला ये काफ़ी आगे बढ़ गया है। हाल ही में जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो भी चीज़ें सामने आई, उसमें कई और जो कहीं ना कहीं चीज़ें थी वो शक के दायरे में आई, उनको बढ़ाया गया है और लगातार ये सक्रियता बढ़ाई गई है, जिसमें कुछ आज की इस जो छापेमारी में कुछ डिवाइसेस को ज़रूर वहाँ पर कहीं ना कहीं जब्त किया है, उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया है। उनके आधार पर ही आगे की कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। हो सकता है इस नेटवर्क में और भी कई सारे लोग हों, उनको भी पकड़ा जाएगा, उन तक भी पहुंचा जाएगा। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है। डिजिटल डिवाइस, ज़रूरी दस्तावेजों के खंगालने के बाद इसकी आगे की कार्रवाई को तय किया जाएगा और हो सकता है कुछ और लोग अगर इस संबंध में हैं तो उनको भी खंगाला जाएगा, उनके घरों पर भी छापेमारियां हो सकती है। तो बिल्कुल आपको बता दें कि पूरे कश्मीर वैली के अंदर 22 जगहें हैं, जिसमें से कि 15 जो है वो यहाँ पर फिलहाल विद इन द श्रीनगर एरिया, जो विद इन द सिटी एरिया श्रीनगर के अंदर है। और इसी के बीच में आपको बता दें कि कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो कि हो सकता है साइबर फ्रॉड के अंदर इन्वॉल्व हो, टेरर फंडिंग मामले हैं, इनको लेकर लगातार जो छापेमारी है वो की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि साइबर टेरर इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार जारी है और कुछ ऐसे मॉड्यूल्स को बस्ट करने की भी कोशिश की जा रही है जो कि लगातार टेररिज्म के अंदर फंडिंग करते नजर आ रहे थे। फिलहाल सीआईके की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है, यानी कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर। और पिछले 1 साल की बात की जाए तो लगातार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, ये तमाम वो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनकी तरफ से कार्रवाई हो रही है। एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस है और बाकी बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, बाकी की हमारी एजेंसीज हैं, वो लगातार लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी हद तक ये ग्राफ जो है वो घटा है, जो क्राइम रेट है देखने को मिल रहा है, टेरर का जो रेट देखने को मिल रहा है, नार्को टेररिज्म है। अब टेररिज्म के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज
जम्मू कश्मीर के अंदर है वो नार्को टेररिज्म है, और इन तमाम चीज़ों को लेकर अलग अलग जगहों पर फंडिंग ना हो, ताकि जो युवा हैं जम्मू कश्मीर के, उनका माइंड वॉश कर कर उन्हें इन तमाम क्राइम चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व ना किया जाए, इसका ध्यान रखा जा रहा है। जिसके चलते कि CIK की तरफ से 22 अलग अलग जगहें हैं, जिनमें कि श्रीनगर है, बडगाम है, कुलगाम है, ये तमाम वो एरियाज है जहाँ पर लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ सिचुएशन अभी फिलहाल कश्मीर वैली में है, क्योंकि 22 ऐसी लोकेशन है जहां पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इरशाद, आपसे जानना चाहेंगे, शोपियां की पहले बात करेंगे, क्या कुछ वहां पर अभी अपडेट निकलकर सामने आया है, कितनी जगहों पर शोपियान के अंदर रेड हो रही है और किन किन के घरों में और दफ्तरों के अंदर रेड हुई है? देखिए, मैं आपको बता दूं, शोपियान के पांदुचन एरिया में आज सुबह जो है CID की टीम जो है एंटर हो गई हो। ये जो एरिया है पांदुचन का एरिया है, बिल्कुल शोपियान नटकावाड़ का तकरीबन जो है 10 किलोमीटर दूरी पे। आपको बता दूं कि हालांकि ये जो है इससे पहले भी NI की टीम जो है कुछ रोज पहले वहां पहुंची, और आज सुबह जो CID की टीम जो है जो जाहिद अहमद जो जिसके घर छापामार जो है कर, उससे जो है उनका जो है शनाख्ती कार्ड और उसका जो फोन भी जो है उनने जब्त किया। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको बता दूं कि जो साजिद अहमद उसको भी जो है फिलहाल जो है ये CIK ने अपनी जो है हिरासत में लिया। ये बताया जा रहा है कोई जो है साइबर फ्रॉड जो है वो इसमें शामिल है। जी बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात ये है इरशाद कि पिछले कई दिनों से ये छापेमारियां लगातार हो रही हैं, और दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो भी पूरा मॉड्यूल निकलकर सामने आया उसके कहीं ना कहीं जड़ें भी कश्मीर से जुड़ी नजर आई, उसके बाद भी कार्रवाइयां हो रही हैं। हाल ही के दिनों में VPN को लेकर भी छापेमारियां हुई हैं, कई लोगों पर केस भी दर्ज किए गए हैं, कुछ लोगों से पूछताछ भी जारी है। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है कश्मीर के अंदर अभी भी बना हुआ। कई चीज़ें बदली हैं, लेकिन अभी भी साइबर फ्रॉड के जरिए या इस तरह की फंडिंग करना, किसी की तक जानकारी पहुंचाना, ये सिलसिला अभी भी लगातार चल रहा है। शीतल, आपको याद होगा कि इरफान मौलवी जो कि शोपियान का रहने वाला है, क्योंकि मेन इशूज ये बताया जाता था कि मेन इशूज जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, जो मेन इशूज इरफान मौलवी, तो उसका जो उनका जो नेटवर्क है, कहीं ना कहीं मैं आपको बता जिस तरीके से यासिर शेख को जो है यहाँ पे कुछ रोज पहले यहाँ पे लाया गया, NI की टीम की जानिब से यहाँ पे लाया गया, कुछ जंगलों का मुआयना भी जो है चल रहा था। और मैं आपको बता दूं दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद जो है जो मेन इशूज इरफान अहमद मौलवी के घर पे चल रहा, उससे जो है कुछ ना कुछ दस्तावेज जो है वो जब्त किए गए। और यहाँ पे भी शोपियान में भी ये जो बताया जा रहा है कि उनकी साथी लग रहा है कि जो दिल्ली बम ब्लास्ट में जो मेन उन्हीं के साथी में से एक ये बताया जा रहा है। जी शीतल, बिल्कुल इरशाद, अब जानना चाहूंगी क्या कुछ यहाँ पर सीज किया गया है, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, और क्या कुछ अभी फिलहाल लोगों को डिटेन किया गया है? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो जाहिद अहमद उनके घर से एक तो उनका मोबाइल फोन जो है वो जब्त किया गया, उनका पासबुक जो कि बैंक अकाउंट, उनका पासबुक भी जो है जब्त किया, पैन कार्ड, जितने भी जो है उनको जो है जब्त। खासकर यहाँ पे मैं बता दूं कि जाहिद अहमद को भी जो है CID की टीम ने अपने साथ लिया है पूछताछ के लिए। फिलहाल मैं बता दूं आज सुबह जो है 6 बजे जो भी एंटर हुआ है उस गाँव में CID की टीम, और उसी के घर पे काफी देर तक जो है बातचीत चलती रही। अंदर जो हमें जो है इजाजत नहीं दिया गया है, ये बताया जा रहा था कि कुछ अंदर उनके आसपास के घर को भी सर्च किया गया। जी ठीक है इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट के लिए। तो नज़र हमारी भी बनी रहेगी कि आखिर कहाँ कहाँ पर और ये छापेमारियाँ हुई हैं और इसके परिणाम क्या कुछ सामने आए हैं। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब उस खबर की हम बात करेंगे जिसका संशय आपके अंदर भी लगातार बना हुआ था, लेकिन इस खबर को सुनकर आप जरूर गदगद होंगे क्योंकि देश से जुड़ी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के पाकिस्तान कांप गया था, और ये खुलासा किसने किया है? अमेरिका के फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी फारा के दस्तावेज सार्वजनिक हुए, और उनके दस्तावेज, उनके डॉक्यूमेंट सार्वजनिक होने के बाद ये खुलासा हुआ। इसके मुताबिक पिछले साल अप्रैल में जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था उससे पाकिस्तान कांप गया था। ये बहुत बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जंग रोकने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका में अपने डिप्लोमेट के जरिए लॉबिंग की थी। इसके तहत अमेरिका में शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों, सांसदों, पेंटागन और विदेश विभाग के अफसरों के साथ करीब 60 बार संपर्क किया था शिफन, जो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सफल नहीं हुआ, भारत में इसका नुकसान हुआ है। लेकिन वो जरूर इस रिपोर्ट को पढ़े, वो इनको रिपोर्ट्स पढ़नी चाहिए और इससे पता लगेगा कि भारत ने किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया था।
बिल्कुल, इसी बीच में फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी कि फारा के तहत अमेरिकी न्याय विभाग के अंदर दाखिल जो दस्तावेज थे उनसे ये पता चला है कि पाकिस्तानी राजनयिकों ने ईमेल, फोन कॉल्स, 1-to-1 जो भी मीटिंग्स हुई हैं उनके जरिए अप्रैल महीने के अंत से लेकर 4 दिन के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तक जो संघर्ष विराम यानी कि जो सीज फायर हुआ था उसके लिए बैठकें जारी रखी थी और पाकिस्तान किसी भी तरह से भारत पर अमेरिका का दबाव बनाकर युद्ध रुकवाना चाहता था और ये किसी और ने नहीं, अमेरिका की ही एक कंपनी की तरफ से यानी कि फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट की तरफ से कहा गया। बिल्कुल, देखिए, ट्रंप प्रशासन तक तेजी से पहुंच बनाने, व्यापार और कूटनीतिक फैसलों को प्रभावित करने के लिए 6 लॉबिंग फर्मों पर करीब 45 करोड़ खर्च किए थे। अमेरिकी लॉबिंग फर्म SHW पार्टनर्स LLC ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय दूतावास ने अमेरिकी सरकार और उसके अधिकारियों से संपर्क बढ़ाने के लिए फर्म की सेवाएं ली थी और पाकिस्तान अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया, अमेरिका के सामने कहा कि भारत पर दबाव बनाइए नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ ऑलरेडी हो गया था, 11 एयरबेसिस को ध्वस्त किया गया था, 9 आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से खत्म किया गया था और वहां में जो बैठा हुआ आका है जो भारत के खिलाफ हमेशा नजर रखता है वो पूरी तरीके से डगमगा गया था क्योंकि उसके परिवार के लोग जो आतंकी हैं वो भी वहां पर मारे गए थे। तो कुल मिलाकर देश के अंदर सियासी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन विदेश में क्या हो रहा है? बड़ी खबर, आईसीसी का बांग्लादेश क्रिकेट टीम को लेकर बड़ा फैसला, बांग्लादेश को भारत में ही खेलने होंगे वर्ल्ड कप मुकाबले। ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है आईसीसी की तरफ से। मैच खेलने के लिए भारत आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके मैच पॉइंट काटे जाएंगे। आईसीसी ने वेन्यू बदलने की मांग खारिज कर दी है और ये न्यूट्रल मोड या हाइब्रिड मोड पर बांग्लादेश की तरफ से मांग की गई थी। मुस्तफिजुर रहीम के बाद जो लगातार चर्चाएं हो रही हैं उन्हें आईपीएल से रिलीज किया गया, केकेआर से रिलीज किया गया बीसीसीआई के कहने पर, और बांग्लादेश ने कहा था कि नहीं जाएंगे क्योंकि अगला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप भारत में है, भारत में कुछ वेन्यू और श्रीलंका में कुछ वेन्यू सुनिश्चित है। ऐसे में बांग्लादेश ने मांग की थी कि हमें न्यूट्रल मोड पर रखा जाए, लेकिन इस मांग को आईसीसी ने खारिज कर दिया है और स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि अगर खेलना है तो खेलने, नहीं तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो पूरी तरीके से काट दिए जाएंगे। तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है जहां पर बांग्लादेश की जो क्रिकेट टीम है उनकी तरफ से ये यहाँ पर ये तमाम जो एक रिक्वेस्ट है वो रखी गई थी कि जो वेन्यूज़ हैं उन्हें बदला जाए और वो भारत के अंदर आकर जो क्रिकेट मैचेस है वो नहीं खेलेंगे। लेकिन आईसीसी ने ये रिक्वेस्ट को खारिज करते हुए कहा है कि ये वेन्यू नहीं बदले जाएंगे। अगर आपको वर्ल्ड कप के अंदर भाग लेना है तो आपको भारत में आकर ही खेलना होगा। तो ये बहुत बड़ा एक झटका कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लिए ज़रूर है, क्योंकि जो तमाम मुकाबले हैं वो जैसे शीतल ने कहा श्रीलंका में होने थे, भारत में होने थे और ये वेन्यूज़ डिसाइड पहले से ही कर दिए गए हैं, लेकिन अब इन वेन्यूज़ को नहीं बदला जाएगा, ये कहना है उनको लेकर। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर को लेकर एक अहम बैठक होगी, गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह अहम बैठक होने जा रही है। आप देखिए अलग अलग मुद्दे हैं, सुरक्षा व्यवस्था सबसे अहम यहाँ पर इशू होने वाला है और इसको लेकर गृह मंत्री की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी जिसके अंदर तमाम प्रशासनिक अमला और बड़े अधिकारी जो है मौजूद होते नजर आएंगे। तमाम जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके जो बड़े अधिकारी हैं वो गृह मंत्री के साथ मुलाकात करेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से पूरे जम्मू कश्मीर को लेकर चर्चाएं देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, संवेदनशील इलाके पर लगातार गृह मंत्रालय की नजर बनी होती है, खासकर जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर, और उद्देश्य भी इस बैठक का यही बताया जा रहा है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में इस बैठक को अंजाम दिया जाएगा और सुरक्षा से जुड़े तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में जुड़ेंगे और उनको कुछ दिशा निर्देश भी दिए जा सकते हैं कैसे जम्मू कश्मीर को पूरी तरीके से सुरक्षित प्रांत बनाया जाए या यूटी बनाया जाए, उस पर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। चलिए, न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला जारी है।